हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है डिसिप्लिनरी कमेटीज यानी कि अनुशासनात्मक समितियां और उनके कार्य। देखिए, ये लेक्चर जो है एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों की डिसिप्लिनरी कमेटीज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज डिसिप्लिनरी कमेटी यानी कि अनुशासनात्मक समिति होती क्या है। देखिए, ये एक व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुप है। ठीक है, ये एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस है जिसे किसी एडवोकेट के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केसेस और प्रोसीडिंग्स को सुनने की पावर होती है। यानी कि अगर कोई एडवोकेट कोई बुरा व्यवहार करता है, कोई पेशेवर कदाचार करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो उस मामले को सुनने का अधिकार किसके पास है? इसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास है। ठीक है, ये पावर उन्हें किसी कंप्लेंट को सुनने यानी कि शिकायत को सुनने, उसका रिवीजन करने यानी कि उसका पुनरीक्षीकरण करने, या फिर सुओ मोटो यानी कि स्व प्रेरणा से मिलती है। ठीक है, अब देखिए, इसका ना मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला उद्देश्य है ये इंश्योर करना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के सभी मेंबर्स प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखें। इसके बाद इसका दूसरा काम है लीगल प्रोफेशन में पब्लिक कॉन्फिडेंस यानी कि जनता के विश्वास को सेफगार्ड करना यानी सुरक्षित करना। थर्ड इसका काम है एडवोकेट के खिलाफ आने वाली कंप्लेंट्स के लिए एक फेयर और जुडिशियल स्टाइल फॉरम प्रोवाइड करना जहां इंसाफ हो सके। ठीक है, अब देखते हैं डिसिप्लिनरी कमेटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है टू टियर डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर यानी कि द्विस्तरीय अनुशासनात्मक संरचना। देखिए, भारत में एडवोकेट्स के डिसिप्लिन को हैंडल करने के लिए ना दो लेवल्स पर सिस्टम काम करते हैं। पहला लेवल स्टेट लेवल पे, जहां पे हर एडवोकेट की रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल उसके मिसकंडक्ट को कंडक्ट को देखती है। नेक्स्ट आता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टेट बार काउंसिल की। देखिए, ये एडवोकेट एक्ट के सेक्शन नंबर 9 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। स्टेट बार काउंसिल में डिसिप्लिनरी कमेटी एडवोकेट एक्ट के सेक्शन नंबर 9 के अंडर कंस्ट्रक्ट की जाती है। ठीक है, इसके पास ना अपने रोल पर रजिस्टर एडवोकेट के खिलाफ आने वाली कंप्लेंट्स की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। मतलब जितने भी एडवोकेट्स इस पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल में एनरोल है ना, उनके खिलाफ सुनवाई करने का जो अधिकार होता है, जो जुरिस्डिक्शन होती है ना, इसके पास होती है। ठीक है, सेक्शन नंबर 36 बी के मुताबिक इसे अपनी इंक्वायरी को 1 साल के अंदर कंक्लूड करना होता है यानी कि वाइंड अप करना होता है, खत्म करना होता है, पूरा करना होता है। ठीक है, इसका पूरा प्रोसीजर जो है ना सेक्शन नंबर 35 के द्वारा दिया गया है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात है स्टेट बार काउंसिल सेक्शन नंबर 9 के तहत बनी हुई है एडवोकेट एक्ट के। ठीक है, इसके पास जो है अपने में रजिस्टर्ड जितने भी एडवोकेट्स हैं उनके ऊपर सुनवाई करने का अधिकार होता है। सेक्शन नंबर 36 बी कहता है कि इसे अपने पास आए हुए हर मामले को 1 साल के भीतर सुलझाना होता है। सेक्शन नंबर 35 कहता है कि ये किस तरीके से काम करेगी, इसका सारा प्रोसीजर मैं बताता हूँ। ठीक है, अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डिसिप्लिनरी कमेटी कैसे काम करती है, तो इसको भी कॉन्स्टिट्यूट किस सेक्शन के अंदर किया गया है? 9 के अंदर ही किया गया है। ठीक है, मतलब सेक्शन नंबर 9 हमें कहता है हर स्टेट में बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल में एक डिसिप्लिनरी कमेटी होगी, प्लस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी एक डिसिप्लिनरी कमेटी होगी। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी का काम क्या होता है? इसका मेन काम है कि हर स्टेट बार काउंसिल के ऑर्डर्स के खिलाफ अपील को सुनना। अगर कोई एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल में डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो ऑर्डर दिया है उसको पसंद नहीं कर रहा, ठीक है, उससे सहमत नहीं है, तो वो अपनी अपील कहाँ करेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी में कर देगा। ठीक है, अगर कोई स्टेट बार काउंसिल 1 साल के अंदर अपने मामलों को नहीं सुलझा पा रही है, तो ये केस डायरेक्ट किसके पास रेफर हो जाएगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास आ जाएगा। मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया खुद ब खुद उसको टेक ओवर कर लेगी। नेक्स्ट आता है, इसकी इंक्वायरी के लिए ना कोई भी स्टेटूटरी टाइम लिमिट नहीं दी गई है।
ठीक है, इसके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इतने समय में ही काम को खत्म करके देना ही देना है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों ही आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं स्टेट बार काउंसिल डीसी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्टेट बार काउंसिल। डीसी का मतलब है यहाँ पे आपका डिसिप्लिनरी कमेटी, यानी कि अनुशासनात्मक समिति। इसके गठन कैसे होता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें पता है सेक्शन नंबर 9 ऑफ एडवोकेट एक्ट ये बोलता है कि हर एक स्टेट बार काउंसिल में एक डिसिप्लिनरी कमेटी का होना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ ये बोलता है कि हर डिसिप्लिनरी कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे। अब यहाँ पे 3 मेंबर्स क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एडवोकेट्स के खिलाफ आने वाले मामलों की सुनवाई करता है, तो वहां पे 3 मेंबर्स इसलिए हैं ताकि जब जजमेंट आए तो उसके अंदर ऑड इवन का चेक करना पड़े। ठीक है, अब ये जो 3 मेंबर्स आ रहे हैं ना, इनमें से 2+1 का फॉर्मूला लगाएंगे हम। इन 3 मेंबर में से 2 मेंबर जो होंगे बार काउंसिल के मेंबर होंगे। जो स्टेट बार काउंसिल जिसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बन रही है, ध्यान रखना, जिस स्टेट बार काउंसिल के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बन रही है वहीं से 2 मेंबर्स आ जाएंगे, प्लस एक मेंबर आएगा कहाँ से? आउटसाइड, आउटसाइड कोई भी सीनियर एडवोकेट आ जाएगा। ठीक है, अभी जो सीनियर एडवोकेट आ रहा है ना, इसके पास 10+ ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस स्टैंडिंग एक्सपीरियंस इसके पास होना चाहिए, तभी ये क्या बन पाएंगे? बार काउंसिल, जो स्टेट बार काउंसिल है उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर। अब जो ये मेंबर 3 चुने गए हैं ना, इन तीनों चुने हुए मेंबर में से प्रोफेशन में जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट होंगे ना, वही डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। ठीक है, जरूरत के मुताबिक जो स्टेट बार काउंसिल है ना, एक या एक से ज्यादा ऐसी कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन भी कर सकती है, गणना भी कर सकती है, गठन कर सकती है। ठीक है, अगर लगता है कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी से काम चल जा रहा है तो एक ही रखेंगे, और अगर लग रहा है नहीं और भी चाहिए, अब वो और भी क्यों चाहिए? क्योंकि हम, आपको पता होगा जब मैंने आपको स्टेट बार काउंसिल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे जितने एडवोकेट्स होंगे ना, उसी हिसाब से ही स्टेट बार काउंसिल के अंदर मेंबर्स आएंगे। लेकिन अब एडवोकेट्स ज्यादा होंगे तो स्टेट बार काउंसिल के अंदर मेंबर भी ज्यादा हो गए, तो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास केसेस की संख्या भी तो बढ़ जाएगी ना, उसी मुताबिक डिसिप्लिनरी कमेटी और भी बनानी पड़ सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अभी अभी हम स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी बनाकर आए हैं, यानी कि राज्य बार काउंसिल की जो हमने अनुशासनात्मक समिति बनाई है ना, उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? तो देखिए सेक्शन नंबर 42 के मुताबिक इस डिसिप्लिनरी कमेटी के पास वो सारी की सारी पावर्स होंगी जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी के अंडर एक सिविल कोड के पास होती है। अच्छा, चलिए देखते हैं कौन सी 5 पावर्स है। सबसे पहली पावर आ रही है कि किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकती है ये। ठीक है, अगर शक है उससे पूछताछ कर लो, उसकी अटेंडेंस को कोर्ट में एनफोर्स करवाओ। ठीक है, और उसे ओथ पर एग्जामिन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी करवा सकते हैं और प्रोडक्शन की मांग भी कर सकते हैं। ठीक है, एफिडेविट पर एविडेंस यानी सबूत रिसीव कर सकते हैं ये। नेक्स्ट है किसी भी कोर्ट या ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपीज मंगवा सकते हैं। और फिर 5th पॉइंट आ रहा है हमारे पास, विटनेसेस या डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन के लिए ये कमीशन, जो कोई हमारा कमीशन होते हैं वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, इनको हमने पावर्स तो दे दी है, लेकिन इनकी पावर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, यानी कि कुछ प्रतिबंध भी हैं। ठीक है, यानी कि इनकी पावर्स के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो डिसिप्लिनरी कमेटी ना कुछ लोगों को डायरेक्ट हाजिर होने के लिए सम्मन नहीं कर सकती। इनमें 2 मेन कैटेगरीज हैं, देखो कौन? पहली है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, यानी कि न्यायालय के पीठाधीश अधिकारी। ठीक है, किसी भी कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट की प्रायर परमिशन के बाद ही सम्मन किया जा सकता है, डायरेक्ट उनको सम्मन नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। इसके बाद इसका मतलब ये सिविल कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, यानी कि राजस्व न्यायालय के जो अधिकारी होते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी रेवेन्यू कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनको सम्मन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है। 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट को सम्मन करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए होगी और कौन कौन परमिशन लेने जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से रेवेन्यू कोर्ट के लिए भी आ सकता है, तो थोड़ा सा एक ध्यान रखने वाली बातें हैं ये। इसके बाद आता है जुडिशियल स्टेटस, न्यायिक दर्जा। इसके साथ ही ना ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी है ना, इसकी सभी प्रोसीडिंग्स को सेक्शन नंबर 193 एंड सेक्शन नंबर 228 ऑफ आईपीसी
ठीक है, आईपीसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, इसी के अंडर डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है, ठीक है। और हर एक जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी है ना, उसको एक लीगली एक सिविल कोर्ट का दर्जा मिला हुआ है। ये ध्यान रखना हमें साथ के साथ जरूरी है, क्या कि इसकी जितनी भी प्रोसीडिंग होती है उसको माना जाता है कि वो अंडर सेक्शन नंबर 193 या 228 ऑफ आईपीसी के तहत हो रही है। और दूसरी चीज हम ये मानेंगे कि हर एक डिसिप्लिनरी कमेटी को सिविल कोर्ट का दर्जा मिला हुआ है। अब देखते हैं इंक्वायरी प्रोसीजर। देखिए, ये हमने देख लिया कि जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके पास जो है किसी भी एडवोकेट के मिसकंडक्ट की कंप्लेंट आती है। अब वो कंप्लेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं चली आती है, ठीक है, उसका कोई प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या होता है, रेफरेंस टू डीसी, मतलब डीसी को संदर्भ। अब डीसी मतलब यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी की हम बात करें, ध्यान रखना। देखिए, कंप्लेंट को ना अच्छे से देखने के बाद, पढ़ने के बाद जो बार काउंसिल है ना, ये सेटिस्फाई होती है कि ये जो केस है वो इंक्वायरी के लिए फिट है, ठीक है। तो उस कंप्लेंट को क्या करते हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी में रेफर कर देते हैं। अब डिसिप्लिनरी कमेटी क्या करती है, डेट फिक्स करती है और नोटिस इशू करती है। डेट क्या फिक्स करेगी, सुनवाई का डेट फिक्स करेगी, ठीक है। और नोटिस किसको भेजेगी, कंसर्न्ड एडवोकेट जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है उसको भेजेगी, और स्टेट ऑफ एडवोकेट जनरल, दोनों को ही एक एक नोटिस भेज देंगे। अब होता क्या है, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज होता है, मतलब जो भी पार्टीज थी जिसके खिलाफ कंप्लेंट थी और जिसको परेशानी हुई थी, वो दोनों ही पार्टीज उपस्थित होते हैं, ठीक है, सुनवाई के दिन। जो एडवोकेट जिसके खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का चार्ज आया है ना, वो, या फिर वो खुद खुद भी आ सकता है और अपने किसी लॉयर को भी वो पेश कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो एडवोकेट जनरल है ना, वो पर्सनली आ जाएंगे या फिर अपने काउंसिल के जरिए अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। जिस दिन डिसिप्लिनरी कमेटी के पास केस आया, उस दिन से लेकर 1 ईयर टाइम लिमिट होती है उस ग्रुप के पास कि वो इस केस को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, इस केस को क्लोज करेंगे, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो मैटर है ना, डिस्पोजल के लिए ना ऑटोमेटिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि कार्यवाही की निरंतरता। अगर इंक्वायरी चलने के दौरान डीसी का टर्म एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो आने वाली जो सक्सेसर डिसिप्लिनरी कमेटी है ना, उसी स्टेज से प्रोसीडिंग को आगे कंटिन्यू करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसीजन एंड कास्टिंग ओपिनियन, निर्णय लेना और निर्णायक मत, ठीक है। अगर मेजोरिटी ना होने की वजह से जो डिसिप्लिनरी कमेटी है किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रही है ना, तो ऐसे में चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल, चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल, इनका ओपिनियन यानी उनका जो विचार होता है ना, वो लिया जाता है और उसी के मुताबिक फाइनल ऑर्डर को तैयार किया जाता है। अब तक हमने देखा कि स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसका गठन कैसे होता है और उसमें कैसे कैसे मेंबर्स आते हैं, कैसे चुनकर आते हैं और कैसे वो काम करते हैं। अब हम देख रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी, यानी कि भारतीय बार काउंसिल अनुशासनात्मक समिति कैसे आती है, इसका संगठन कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है। तो देखिए, एडवोकेट एक्ट के सेक्शन नंबर 9 के अंडर ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास एक या एक से ज्यादा डिसिप्लिनरी कमेटी बनाने की पावर होती है, ठीक है। और इसका कंपोजिशन भी बिल्कुल सेम स्टेट बार काउंसिल की डीसी की तरह, डिसिप्लिनरी कमेटी की तरह होता है। देखिए, इनके पास भी ये पावर होती है कि एक से ज्यादा डिसिप्लिनरी कमेटी बना लें। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिनरी कमेटी जब ये बनती है ना, तो एक डिसिप्लिनरी कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं। और अगर एडवोकेट्स की संख्या ज्यादा है या कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, अपील्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो एक डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसके पास पेंडिंग केसेस होते जाएंगे, है ना। तो इसलिए इनके पास ये पावर होती है कि एक से ज्यादा डिसिप्लिनरी कमेटी ये बना सकते हैं, ठीक है। अब इनके पास भी क्या होता है ना, 3 मेंबर होते हैं टोटल, जैसे कि स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी में होते थे। अब उसमें 2 कहाँ से आते थे, 2 आते थे जो हमारी पर्टिकुलर जिसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बन रही है ना, जिस स्टेट बार काउंसिल के लिए, उसी स्टेट बार काउंसिल से 2 मेंबर आ जाते थे। अब इसके 2 मेंबर्स कहाँ से आते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आ जाते हैं, ठीक है। उसमें एक मेंबर कहाँ से आता था, जो अपने स्टेट बार काउंसिल में सीनियर मोस्ट था, 10+ इयर्स के एक्सपीरियंस वाला, उनमें से एक आ जाते थे। और इसके अंदर भी वही है, जो एक मेंबर बच रहे हैं वो मेंबर होते हैं 10+ इयर्स के एक्सपीरियंस वाले सीनियर एडवोकेट, ठीक है, वो हो जाएंगे। और इनके जो चेयरमैन होते हैं वो कमेटी के तीनों मेंबर्स में से
जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे ना वो कमेटी के चेयरमैन के रूप में काम करने लग जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, जैसा स्टेट बार काउंसिल की डीसी मैंने आपको समझाई थी, वैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी डिसिप्लिनरी कमेटी है, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसिप्लिनरी कमेटी, ठीक है, यानी कि भारतीय बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति जो है उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, ठीक है। देखिए इसके जुरिस्डिक्शन और एपेलेट पावर्स को ना हम नीचे लिखे हुए 4 पिलर्स में समझेंगे। फर्स्ट आता है ओरिजिनल इंक्वायरी, यानी कि मूल जांच। ये किसी भी स्टेट बार काउंसिल के जो पेरोल पर रजिस्टर्ड एडवोकेट है ना उनके खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के चार्ज को ना डायरेक्ट इंक्वायर कर सकती है, डायरेक्ट उसके ऊपर इंक्वायरी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर्ड केसेस, जो स्थानांतरित मामले होते हैं। अगर कोई स्टेट बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो 1 साल के अंदर अपने मामले को नहीं सुलझा पाई है, ठीक है, तो वो केस डायरेक्ट ट्रांसफर होके कहाँ पे आ जाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है एपेलेट अथॉरिटी, यानी कि अपील की अथॉरिटी है इनके पास, ठीक है। मतलब किसी भी स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर के खिलाफ कोई भी अगर अपील आती है तो उस अपील को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिव्यू पावर, पुनरीक्षीकरण शक्ति, यानी कि किसी भी एप्रोप्रिएट केस में स्टेट बार काउंसिल को उसके अपने खुद के ऑर्डर्स को रिव्यू करने की परमिशन ये देती है आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी, ठीक है। यानी कि स्टेट बार काउंसिल डीसी की तरह जो अपनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके पास भी सीपीसी के अंडर जितने मतलब जो सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होती है ना वो इनके पास भी होती है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 36 बी के तहत क्या ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग कैसे होता है, स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी से कोई केस बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास कैसे आता है, यानी कि कार्यवाही का स्थानांतरण कैसे होता है राज्य बार काउंसिल से भारतीय बार काउंसिल में। तो देखिए इस कंप्लेंट का ना वर्क फ्लो नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 4 में, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कंप्लेंट रिसीव्ड होती है किसके पास, स्टेट बार काउंसिल के पास, ठीक है। अब वो स्टेट बार काउंसिल वेरीफाई करती है कि क्या इसको डीसी को रेफर करना चाहिए, क्या डिसिप्लिनरी कमेटी को रेफर करना चाहिए, इफ यस तो रेफर टू द डीसी हो जाती है, वी जंप टू द स्टेप 2, ठीक है। अब देखिए अगर मामला सही लगता है, फिट केस है, तो उस इंक्वायरी के लिए जो स्टेट डीसी है ना वो आगे की प्रोसीडिंग चलानी शुरू करती है, ठीक है। 1 ईयर डेडलाइन के साथ करती है, स्टेप 3 देखिए, मतलब 1 साल की समय सीमा है इनके पास, ठीक है। मतलब किसी भी स्टेट की डिसिप्लिनरी कमेटी को किसी मामले को खत्म करने के लिए 1 साल मिलता है। अगर वो 1 साल में नहीं कर पाई तो वी जम्प ओवर द स्टेप 4 यानी कि ट्रांसफर टू बीसीआई, ठीक है। अगर 1 साल में नहीं खत्म करेगी तो केस सुओ मोटो से अपने आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसिप्लिनरी कमेटी को ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जो ट्रांसफर है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तारीख पे तारीख ना मिले इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, देखिए इसका छोटा सा ऑब्जेक्टिव यही है कि 1 साल में अगर उनके पास टाइम लिमिट होगी कि 1 साल में अपने केस को खत्म करो, इससे स्पीडी डिस्पोजल होगा, है ना, तेजी से निपटारा होगा केसेस का। एक बार अगर केस बीसीआई को ट्रांसफर हो गया तो वहां कोई टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। और बीसीआई की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी है, जैसा सही समझेगी ना वैसा ही ऑर्डर पास कर सकेगी, ठीक है। अब देखते हैं हम क्विक रिकैप, यानी कि जल्दी जल्दी में देखेंगे कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। देखिए जो क्विक रिकैप्स होते हैं ना ये लगते तो ऐसा लगता है लास्ट स्लाइड है छोड़ दो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियोस का सारे के सारे टॉपिक का निचोड़ होता है, एक तरीके से कंक्लूजन होता है। देखिए सेक्शन नंबर 9 बोलता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स को डिसिप्लिनरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर होती है, एक या एक से ज्यादा, वो उनका मन मतलब उनकी जैसी जरूरत, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 35 डील करता है प्रोसीजर ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट में, यानी कंप्लेंट मिलने पर नोटिस, इंक्वायरी, डिसीजन और 1 साल के टाइम लिमिट में पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, इन सब चीजों को बताता है। सेक्शन नंबर 36 बी कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग हो सकती है अगर समय पर काम पूरा नहीं किया गया तो, यानी कि अगर समय पर 1 साल के अंदर अगर
केस को सॉल्व नहीं किया तो ये केस कहाँ चला जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास। सेक्शन नंबर 42 बताता है डिसिप्लिनरी कमेटी की क्या पावर्स होती हैं, जो बिल्कुल सीपीसी के अंडर एक सिविल कोर्ट के बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद आईपीसी सेक्शन नंबर 193 और 228, मतलब कि जो भी डीसी काम करती है, जो भी प्रोसीडिंग्स करती है, वो डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी गई है, यानी कि न्यायिक कार्यवाही मानी गई है। किसके तहत, सेक्शन नंबर आईपीसी के 193 एंड 228 के लिए, ठीक है। और हर एक डीसी को एक सिविल कोर्ट का दर्जा भी मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, डिसिप्लिनरी कमेटी का ये हमारा टॉपिक तो यहीं पे खत्म होता है। वैसे ये टॉपिक हमें लगता है बहुत टफ होगा, बट जब हम इसके इजी वे में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। अगर कोई डाउट बच जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।